स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन का ही एक टॉपिक है। मशीन में हम लोग डीसी मशीन और एसी मशीन दो टॉपिक पढ़ते हैं। जब मशीन 1 पढ़ते हैं तो डीसी मशीन के सारे पोर्शन को डिस्कस करते हैं, और एसी मशीन में हम सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन को पढ़ते हैं। एसी मशीन मशीन 2 का पोर्शन है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंक्रोनस मशीन की। तो सिंक्रोनस मशीन में एक चीज़ सबसे पहले जान लेते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो कहाँ से आता है। जनरेटिंग स्टेशन से आएगा, और जनरेटर एक तरीके से क्या बिहेव करता है, ऑल्टरनेटर की तरह बिहेव करता है। ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और क्या होता है कि जब पावर की बात करेंगे तो वोल्टेज और करंट दोनों की बात होगी। वोल्टेज जनरेटिंग स्टेशन से आएगा, ठीक है। तो सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों ही पोर्शन होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिंक्रोनस मशीन आर क्लासिफाइड इन सिंक्रोनस जनरेटर एंड सिंक्रोनस मोटर। सबसे पहले हम लोग 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर की बात करें। 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा सिंक्रोनस, जैसे कि कोई मशीन रोटेट कर रही है, चल रही है या मूव कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्पीड होती है उसकी, वो सिंक्रोनस स्पीड पर ही वर्क करेगी। एक स्पीड एक इस तरीके से बना के रखते हैं कि एक रोटर की स्पीड होती है, एक आपकी सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड दोनों में डिफरेंस होता है, तभी रिलेटिव स्पीड बनती है। तो जो सिंक्रोनस मोटर होता है या जनरेटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर ही वर्क करता है। हम एक फिगर देख लेते हैं। फिगर में क्या है, ये सपोज दैट फिगर हमने देखा, तो इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं सबसे पहले कि ये स्टेटर का फ्रेम है, ये रोटर का फ्रेम, स्टेटर फ्रेम में ये बना हुआ है रोटर। ओके, तो स्टेटर में जो हम देख रहे हैं एक फ्रेम होता है जिसको हम आउटर फ्रेम कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है आउटर फ्रेम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आउटर फ्रेम। और स्टेटर में कुछ वाइंडिंग्स लगी होती हैं। वाइंडिंग्स इस तरीके से हम देख रहे हैं, यहाँ पर वाइंडिंग्स लगी हुई हैं, ये वाइंडिंग्स लगी हुई हैं, ये डॉट 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 और ये क्रॉस 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 वाली वाइंडिंग्स लगी हुई हैं। इन वाइंडिंग्स को हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग भी कहते हैं। डीसी मशीन में इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है। स्टेटर कोर पर हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, बट यहाँ पर स्टेटर कोर पर हमारी क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। स्टेटर कोर का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को पास करना। मैग्नेटिक फील्ड को पास करना कहाँ, लोड की साइड। यहाँ पर लोड लगा हुआ है, ये इनपुट साइड है, इनपुट साइड से हम सप्लाई दे रहे हैं, और ये हमारा लोड लगा हुआ, लोड के साइड में मैग्नेटिक फील्ड को पास करना, ठीक है। स्टेटर वाइंडिंग का क्या काम होता है, स्टेटर वाइंडिंग इज जस्ट बिहेव लाइक अ, स्टेटर वाइंडिंग जो ये लगी हुई है बिहेव लाइक अ आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। अब जो ये वाइंडिंग्स होती हैं ये सारे फ्रेम में डिस्ट्रीब्यूट रहती है, तो इसका नेचर कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर होता है। स्टेटर कोर का किस मटेरियल का बना होता है, स्टेटर कोर जनरली कास्ट आयरन फॉर स्मॉल मटेरियल के लिए बनता है। लार्ज मशीन के लिए वेल्डेड स्टील का यूज़ करते हैं। हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन, मतलब जो उसका लैमिनेशन होगा वो हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है इंसुलेशन सबसे ज़्यादा अच्छा है सिलिकॉन स्टील के लिए ही, सबसे ज़्यादा अच्छा। ट्रांसफार्मर में भी सिलिकॉन स्टील का ही यूज़ करते हैं। रोटर कोर की बात करेंगे तो रोटर कोर, अब रोटर कोर हमारा कौन सा पोर्शन है, अंदर का पोर्शन, मतलब दैट इज द पोर्शन इज रोटर कोर पोर्शन। यहाँ पर जो वाइंडिंग्स लगी हुई है वो कौन सी वाइंडिंग्स लगी हुई हैं, दैट इज द फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है। आर्मेचर वाइंडिंग इज ऑन स्टेटर एंड फील्ड वाइंडिंग इज ऑन, ये सिर्फ एसी में होता है, डीसी में ये रेसिप्रोकल होता है, डीसी में उल्टा होता है, इसलिए आपको ये कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग में ज़्यादा वाइंडिंग्स होती हैं, इसीलिए इसको स्टेटर में लगाते हैं, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग्स इज जस्ट बिहेव लाइक अ डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग, मैंने ऊपर भी बताया है। आर्मेचर वाइंडिंग के काम क्या क्या है, लोड करंट को पास करना होता है, और ईएमएफ उसमें इंड्यूस्ड होती है। कैसे हम देखेंगे, जैसे ये फिगर देखा हमने, इस फिगर में आर्मेचर वाइंडिंग मतलब जस्ट स्टेटर की वाइंडिंग, यहाँ से लोड लगा है तो लोड करंट को ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है, लोड करंट को पास कर रहा है। और फील्ड, जैसे कि हमने देखा कि जो ये फील्ड वाइंडिंग लगी हुई मीन्स रोटर है, रोटर ईएमएफ को क्रिएट करेगा, ईएमएफ क्रिएटर इज रोटर, बट स्टेटर का जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड को पास करेगा। यहाँ से ये क्रिएट होगा और यहाँ से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लिंक होगी, और स्टेटर का जो फ्रेम है वो यहाँ से इसको पास करेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे कि इस तरीके से ये लगा हुआ है।
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग हमें पता ही था फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, जो उसकी वाइंडिंग्स होती है बीच में, जैसे कि ये फिगर जब बनाया था तो वहाँ पे जो वाइंडिंग्स थी तो वहाँ पे फील्ड वाइंडिंग थी, इस तरीके से था। तो ये जो वाइंडिंग्स हैं ये कौन सी वाइंडिंग्स है, फील्ड वाइंडिंग है। तो ओके, तो हम देखेंगे अगर मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेट दो तरीके के होंगे, या तो परमानेंट मैग्नेट होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। परमानेंट मैग्नेट अगर हम ले रहे हैं तो परमानेंट मैग्नेट हमने ये लिया एक बार मैग्नेट। इसमें जो मैग्नेटिक लाइन से वो नॉर्थ से आएंगी और साउथ पे इंसर्ट करेंगे, नॉर्थ से आएंगे और साउथ पे इंसर्ट करेंगे। और इंटरनली सर्किट को कंप्लीट करने के लिए साउथ टू नॉर्थ भी जाते हैं जब इंटरनली सर्किट को कंप्लीट करते हैं, बट बाहर से आउटर मोस्ट में नॉर्थ से आएंगे और साउथ में इंसर्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोलेनॉइड लेंगे। सोलेनॉइड क्या करेगा, सोलेनॉइड मटेरियल लिया, ये मटेरियल सोलेनॉइड मटेरियल होगा, इसमें ये करंट लगा दी और ये आपकी जो सप्लाई है वो डीसी ही देंगे, यहाँ पर एसी सप्लाई नहीं देंगे। ये लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि एसी सप्लाई में हमें पता है वेवफॉर्म कैसी होती है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होती है ना। साइनोसॉइडल तो एक बार तो पॉजिटिव साइन देगा वोल्टेज का और दूसरी बार करंट का या वोल्टेज का साइन नेगेटिव देगा। दोनों ऑलमोस्ट जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस मिलकर जीरो हो जाएंगे और परमानेंटली पॉजिटिव नहीं दे पाएंगे और परमानेंटली नेगेटिव नहीं दे पाएंगे। इसीलिए एसी सप्लाई कभी भी परमानेंट मैग्नेट में नहीं लेते हैं, ठीक है। जब डीसी सप्लाई की बात करें, डीसी सप्लाई में मैग्नेट की लाइन जो होती है वो नॉर्थ से आएंगी और साउथ में इंसर्ट करेंगे। जितना ज़्यादा यहाँ पर करंट होगा, जितना ज़्यादा यहाँ पर करंट होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो हमने यही कहा मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोलेनॉइड लेंगे। जितना ज़्यादा हमारा यहाँ पे करंट फ्लो होगी सोलेनॉइड मटेरियल में, उतनी ही ज़्यादा हम वहाँ पर क्या करेंगे, सब मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। मतलब ये जो आपका सोलेनॉइड लगा हुआ है, ये यहाँ पर ये मोटर लगी हुई है और यहाँ पर ये आपका रोटर का पोर्शन लगा हुआ है, तो ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा है। ओके, अब डीसी में हमने बात की थी कि डीसी सप्लाई जब दे रहे थे, यहाँ पर जो सप्लाई दे रहे हैं वो डीसी सप्लाई दे रहे हैं, है ना। तो डीसी सप्लाई क्या करें, मैग्नेट को नॉर्थ पोल टू साउथ पोल यहाँ से भेज रही है, मैग्नेटिक लाइंस को नॉर्थ से साउथ भेज रही है, ठीक है। नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ पर इंसर्ट करेंगे। अब टॉकिंग अबाउट जनरेटर, जनरेटर को ऑल्टरनेटर भी कहते हैं। तो और ऑल्टरनेटर प्राइम मूवर इनपुट रहेगा, तो टरबाइन कैसी होगी, थर्मल टरबाइन, स्टीम टरबाइन इन एनटीपीसी। प्राइम मूवर इनपुट लेते हैं तो क्या होता है, तो हमारी क्या कहते हैं, थर्मल टरबाइन, एनटीपीसी टरबाइन इस तरीके से यूज़ करते हैं। जब मशीन को प्राइम मूवर से घुमाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंसर्ट करेगी। ऊपर हम देख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ प्राइम मूवर से घुमाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डीसी जो है वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट है, रोटर से कनेक्ट है। जब इसको घुमाना हमने स्टार्ट किया तो क्या हो गया कि हम मैग्नेटिक फील्ड को इंसर्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंसर्ट होगी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में इंसर्ट होगी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में इंसर्ट होगी। ये तो पता ही है, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में इंसर्ट होगी एन से एस की तरफ। जब एन से एस की तरफ इंसर्ट हो रही है तो ये स्टेटर जो वाइंडिंग्स लगी हुई हैं, स्टेटर वाइंडिंग्स में क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर जाएंगी। लिंक करने से क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट तो फील्ड वाइंडिंग ने की है, लेकिन स्टेटर वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, लिंक कर जाएगा। लेकिन ये अभी फ्लक्स को चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि एन अभी एक ही कंडक्टर से कनेक्ट है। क्योंकि कंडक्टर और पोल की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये -d∅/dt के प्रिंसिपल को अभी नहीं फुलफिल कर पा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स लिंकेज तभी होगा जब रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन मतलब स्पीड nr, ये स्पीड ns थी, सिंक्रोनस की स्पीड ns थी। जब nr और ns का डिफरेंस नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा तो एक ही कंडक्टर को एक ही फ्लक्स मिलेगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस तभी होगा जब कंडक्टर में या फ्लक्स में चेंज करेंगे। फ्लक्स को चेंज करने के लिए रोटर को रोटेट करना पड़ेगा। रोटर को रोटेट करने से ये क्या करेगा, नंबर ऑफ कंडक्टर को कट करेगा, करना स्टार्ट करो, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। ये पता है आपको। डीसी में आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर होती है और एसी में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर होती है। क्यों, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न हम यही देख रहे हैं कि ये जैसे ये फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पर आपने रोटर बनाया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ बन जाता है मुझसे। ये आपने फिगर बनाया है, ये आपने रोटर बनाया हुआ है, ठीक है।
तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है डीसी सप्लाई से, क्या, रोटर। तो यहाँ पर ही हमारी क्या रहेगी, फील्ड वाइंडिंग रहेगी। ओके, सिंक्रोनस में क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग इज ऑन स्टेटर। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए कि सिंक्रोनस जनरेटर 11 kV को जनरेट करता है। ये छोटा सा फिगर बनाया है, तो हमने देखा कि जनरेशन वाइंडिंग रोटर में ही ज़्यादातर होनी चाहिए। स्टेटर में जनरेशन किससे होगा, मतलब ये हम पूछ रहे हैं कि या तो रोटर में होगा या फिर स्टेटर में होगा, बट हम फिगर में देख रहे हैं कि हमने जो लोड लगाया है वो स्टेटर में लगाया है और जो सप्लाई हमारी लगी है वो रोटर में लगी है। तो जहाँ पर लोड होगा, चूँकि डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंडिंग है, तो लोड की तरफ हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वो रहेगा, वेट रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बाइंडिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या पड़ेगा, बाइंडिंग जरूरत। तो आर्मेचर में ज़्यादा बाइंडिंग होती है, फील्ड बाइंडिंग में कम बाइंडिंग होती है। तो हम क्या करेंगे, स्टेटर में ही आर्मेचर वाइंडिंग है। तो हम जनरेशन ज़्यादा चाहिए तो स्टेटर ही जनरेट कर सकता है, तो इसीलिए स्टेटर में ज़्यादा वाइंडिंग की जरूरत होगी। रोटर को हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ वाइंडिंग कम देंगे, ऐसे इसी तरीके से। ओके, इन कंपैरिजन टू आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग बहुत ही कम होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेंगे। सबसे पहले नीचे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा हो जाएगा वेट। वेट, ठीक है, वेट क्यों, फर्स्ट पॉइंट वेट क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ वाइंडिंग कम है तो रोटर का वेट भी कम होगा, आसानी से रोटेट हो सकेगा। अगर रोटर वेट हम ज़्यादा कर देंगे तो रोटर रोटेट ही नहीं होगा, तो क्या होगा, इसीलिए हमारा सबसे पहला पॉइंट हमारा वेट आता है। दूसरा पॉइंट हमारा आएगा, सेकंड पॉइंट इज स्लिप रिंग। स्लिप रिंग, स्लिप रिंग क्यों आएगी, अगर हम रोटर में क्या दे रहे हैं, सपोज दैट हम रोटर, ये जो रोटर अंदर का पोर्शन है, रोटर में हम कौन सी वाइंडिंग्स दे रहे हैं, रोटर में हम दे रहे हैं फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग की बात कैसे करेंगे, जैसे हम आर्मेचर वाइंडिंग रोटर में देना शुरू कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा भी है आर्मेचर वाइंडिंग अगर हम रोटर में देना शुरू कर दे तो हमें सप्लाई देनी होती है, तो 3 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये पहले ही अंदर वाले पोर्शन को लिंक करेगा, फिर बाहर वाले पोर्शन से लोड कनेक्टेड, तो 3 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी। और जबकि हम अगर रोटर में हम फील्ड वाइंडिंग दे रहे हैं तो हमारी 2 ही ब्रश की जरूरत पड़ेगी। 3 स्लिप रिंग तो 6 ब्रशेज, 2 ही स्लिप रिंग्स की जरूरत पड़ेगी। तो या तो पॉजिटिव ब्रश होगा या फिर नेगेटिव ब्रश होगा, तो ये हमारी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। थर्ड हमारा हो जाएगा, थर्ड पॉइंट जो जिस वजह से हम आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में लेते हैं वो हो जाएगा कूलिंग। अच्छा, आर्मेचर वाइंडिंग में हमें कूलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग है और ज़्यादा वाइंडिंग्स है, तो इसमें हमें कूलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर कूलिंग हमारी स्टेशनरी पोर्शन पर है, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी पोर्शन पर है, तो हमको कूलिंग करना बहुत ही ईजीली हो जाएगा। जब मूवेबल चीज़ में कोई भी ऑपरेशन करना बहुत टफ होता है। ठीक है, फोर्थ हम पॉइंट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर के अपोजिट में होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैवी मटेरियल की तरफ लगेगा। अच्छा, जैसे हैवी मटेरियल हमारा स्टेटर का पोर्शन था, क्योंकि वाइंडिंग्स उसमें ज़्यादा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसकी तरफ लगेगा, स्टेटर की तरफ लगेगा। स्टेटर की तरफ लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट होगी और लोड की तरफ उतना ही ज़्यादा जाएगी। ओके, पांचवा पॉइंट हमारा हो जाएगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ। पांचवा पॉइंट हो जाएगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आगे हम इसको दिखा भी देंगे आपको। इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट होता है, जैसे ये फिगर भी बना हुआ है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ इस तरीके से शॉर्ट में हमने सारे पॉइंट लिख दिए हैं। शॉर्ट में सारे पॉइंट क्या क्या हैं, फर्स्ट इज वेट, सेकंड स्लिप रिंग, थर्ड कूलिंग, फोर्थ इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिफ्थ इज मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, अब हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर के रोटर की बात कर लेते हैं। रोटर कैसे सैलिएंट पोल होगा या फिर सिलेंड्रिकल रोटर होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है। सैलिएंट पोल का जो पिक्चर है वो इस तरीके से होता है, सिलेंड्रिकल पोल का रोटर का पिक्चर इस तरीके से होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका डाया तो ज़्यादा है बट एक्सियल लेंथ कम है। डाया कैसे देख रहे हैं, डाया इस तरीके से देख रहे हैं, एक्सियल लेंथ इस तरीके से देख रहे हैं। याद रखना, ये डाया है और ये आपकी एक्सियल लेंथ है। डाया ज़्यादा है बट एक्सियल लेंथ इसकी कम है। इसी तरीके से इसका जस्ट वाइस वर्सा, लेस डाया और एक्सियल लेंथ लेस डाया, एक्सियल लेंथ ज़्यादा। पोल अगर 4 से ज़्यादा हैं तो सैलिएंट लेंगे, पोल अगर 2 या 4 हैं तो हम कौन सा लेंगे, सिलेंड्रिकल लेंगे। ये ज़रूर याद रखना कि ये 4 से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा और ये 2 से 4 के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दिए, NS = 120F/P, 120F/4। इस तरीके से हमारी स्पीड कम हो गई और इसमें स्पीड ज़्यादा है और डाया कम है।
सैलिएंट पोल को लेस स्पीड के लिए यूज़ करते हैं, ऊपर भी हमने निकाला हुआ है। सिलिंड्रिकल पोल को हाई स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। लेस स्पीड मतलब हाइड्रो जनरेटर एनएचपीसी में यूज़ होता है, और ये टर्बो जनरेटर एनटीपीसी में यूज़ करते हैं। इम्पल्सिव टरबाइन और पेल्टन टरबाइन को जब हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं, यहाँ पे एक टर्म ये जरूर ऐड करना है, हॉरिजॉन्टली ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरीके से, तो हाई स्पीड का यूज़ करेंगे। और जब इसको वर्टिकली ले रहे हैं, रिएक्शन टरबाइन या कैप्लान टरबाइन को वर्टिकली इंडस्ट्रीज में मेनली इसका यूज़ होता है, तो हम क्या ले रहे हैं, लो स्पीड ले रहे हैं। इसी तरीके से गैस इसको यूज़ करते हैं गैस टरबाइन के लिए, ऑलवेज इन हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन की बात करेंगे तो ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर की क्या होती है, पढ़ी होगी, 4.44 F इंटू 5M इंटू N। ठीक है, E इज इक्वल टू इंडक्शन के लिए जो आगे पढ़ेंगे 4.44 F5R N5 KW1। सिंक्रोनस के लिए 4.44 F5AB N5 KP ये सिंक्रोनस के लिए। नंबर ऑफ वाइंडिंग्स इन सिंक्रोनस हर जगह फैली होती डिस्ट्रीब्यूटिव रहती है, जस्ट बिकॉज हम क्या ले रहे हैं, 5 एवरेज। ये जो यहाँ पर 5M मैक्सिमम 5R अपना लिया है, और ये 5 एवरेज, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव की वजह से लिया। KP और KD ये आपका फैक्टर्स हैं जो अभी आगे बताएंगे, जिसके नाम होते हैं KP, जो कोऑर्डिंग स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग है, CHOR लिखिएगा, CHORDING कोऑर्डिंग फैक्टर, और KD आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब एसी आर्मेचर वाइंडिंग की बात करते थे। एसी आर्मेचर वाइंडिंग के लिए हमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करना पड़ेगा। एसी आर्मेचर वाइंडिंग में जो टाइप होता है उसका ओपन टाइप होता है, कि ऑल्टरनेटर में और आर्मेचर वाइंडिंग इज ऑन स्टेटर होती है। ये तो हम शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं कि ऑल्टरनेटर में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर होती है। एसी की आर्मेचर वाइंडिंग ओपन होती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, लेकिन करंट नहीं फ्लो होगी क्योंकि वो ओपन टाइप है। जब करंट फ्लो होगी तभी लोड लगा पाएंगे, तो एसी आर्मेचर वाइंडिंग में हमारी करंट फ्लो नहीं होती है। ये वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग की तरह होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग मतलब कि स्टेटर का जो वाइंडिंग है, अल्टरनेटिंग वाइंडिंग है, वो कैसी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर की होगी। ठीक है, अब क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग होगी तो ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होगा, तो नियरली साइन वेव की तरह वेव करेगा, और इसमें कॉपर की कूलिंग बहुत इजी हो जाएगी। जब चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो हम सब जगह कूलिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो कि एक जगह होगा तो हम कूलिंग सारी जगह नहीं आसानी से कर पाएंगे। हीटिंग विल बी यूनिफॉर्म। इसको यूज़ करेंगे, मे बी यूज एज फुल पिच और शॉर्ट पिच। बेसिकली इसको शॉर्ट पिच की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन फुल पिच की तरह अगर कभी कभी यूज़ करना है तो कर सकते हैं। तो अब पिच क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स एन और एस टू पोल्स के बीच की डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं। ओके, जो पिच का फुल पिच वाइंडिंग मीन्स 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। इसका मीनिंग ही यही होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, मतलब ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। ओके, एसी आर्मेचर वाइंडिंग इज बिहेव जस्ट लाइक अ शॉर्ट पिच, क्योंकि इसमें कॉपर की कॉस्ट कम होती है। हम पहले यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे, यहाँ से ये इस तरीके से बैंड कर रहे थे, लेकिन ये ऐसे ऐसे करके इधर ही बैंड कर देंगे तो हमारी कॉपर की कॉस्ट कम होगी। अब कॉर्डेड, शॉर्ट पिच या फ्रैक्शनल पिच, तीनों ही एक नाम होते हैं। कॉर्डेड कह दो, शॉर्ट पिच कह दो, या फ्रैक्शनल पिच। इसका हमने फिगर ड्रॉ किया है। फिगर में जो हमने देखा कि ये जो हमारी है, इसको हम कहेंगे कॉइल स्पैन बाई एस, एन और एस टू पोल्स। इसके बीच की डिस्टेंस अप्रॉक्स एयर गैप होता है जो बहुत ही कम है, 1 mm है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे, 1 पोल पिच इज इक्वल टू कॉइल स्पैन। ये पोल पिच इधर से इधर तक की डिस्टेंस, तो ये किसके बराबर, ये पोल पिच है, ये किसके बराबर है, कॉइल स्पैन के बराबर है। 1 पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब इंडक्शन मशीन में भी हमने पढ़ा हुआ था, फॉर रिमूविंग क्रॉलिंग इंडक्शन मोटर में शॉर्ट पिच का ही यूज़ करते। तभी ये लाइन लिखी है, इंडक्शन मोटर जब आगे पढ़ेंगे सिंक्रोनस के बाद, तो उसमें क्रॉलिंग एक हमारा लॉस है, उसको रिमूव करने के लिए हम शॉर्ट पिच का ही यूज़ करते हैं। अब हम एक फिगर देख ले रहे हैं। फिगर कैसा बना है, ये हमारा फिगर बना हुआ है, अलग से भी बना दे रहे हैं। ये फिगर है, इस तरीके से फिगर है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस है और यहाँ पर डॉट है। इस तरीके से हम इसको एन और एस ये दोनों ले लिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि इसको हमने बैंड कर दिया। ये चूंकि हमारा जो फिगर है इसमें जो एन और एस ले रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी पूरी क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। चूँकि ये बैंड है, हमने देख भी नहीं फिगर में बैंड है, तो यहाँ से हम नियरली जल्दी से हम वहाँ पर अपना सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। लेकिन कॉर्डेड एंगल हमारा, तो कॉइल स्पैन एंगल हमारा 180 डिग्री है, लेकिन हम इसमें कॉइल स्पैन जब अल्फा डिग्री हमारा कैसा हो रहा है, कॉइल स्पैन हमारा 180 डिग्री है, लेकिन कॉइल स्पैन जब हम अल्फा ले रहे हैं तो 180 डिग्री माइनस अल्फा विथ कॉर्डिंग।
विदाउट कॉर्डिंग हमारा 180 डिग्री कॉइल स्पैन रहेगा। अल्फा क्या है? कॉर्डिंग एंगल है। जब हम ईएमएफ इंड्यूस्ड की बात करेंगे तो हमने एक छोटा सा फिगर उसी में ही बनाया है। इस तरीके से ये बना हुआ है, इसमें हम इस तरीके से ये 180 डिग्री लाइन है, ये हमारा अल्फा एंगल ड्रॉ हो गया है। तो हम इसी में ही हम आगे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये अल्फा है, यहाँ के बीच का एंगल ये अल्फा हो गया, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ई आर हो जाएगा। तो ये हमने निकाला ई आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2 ई कॉज अल्फा। इससे हमारा फाइनली ई रिजल्टेंट 2 ई कॉज अल्फा बाई 2 आ जाएगा। हम आगे देखेंगे। ई कॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? विद कॉर्डिंग के साथ 2 ई कॉज अल्फा बाई 2। विदाउट कॉर्डिंग हमने अल्फा को नहीं लिया, अल्फा को मतलब 180 डिग्री ले लिया, तो कॉज 90 हो जाएगा। कॉज 90 की वैल्यू 0 होती है, नहीं कॉज सॉरी विदाउट कॉर्डिंग अल्फा का एंगल ही नहीं आना है, विदाउट कॉर्डिंग अल्फा का एंगल नहीं आना, तो ओनली 2e हो जाएगा। अब केपी और केडी जो हमारे फैक्टर्स थे उसमें, तो केपी को हम केसी भी कहते हैं, कॉर्डिंग फैक्टर भी कहते हैं। रेशियो ऑफ ई आर कॉर्डिंग अपॉन रेशियो ऑफ ई आर नॉट कॉर्डिंग, 2e कॉज अल्फा बाई 2 अपॉन ऑफ 2e। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया, तो कॉज अल्फा बाई 2। इसके पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे? कॉपर हमारी सेव हो जाएगी, हम देख भी रहे हैं कि तुरंत डिस्टेंस से हमारी कॉपर मिल जा रही है। हार्मोनिक हमारी रिड्यूस हो रही है, कॉर्डिंग की वजह से ईएमएफ भी रिड्यूस हो जाएगा। किसी हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए केसी इज इक्वल टू कॉज ऑफ एन अल्फा बाई 2। तो ये एन हमारे नंबर ऑफ हार्मोनिक्स के लिए लिखे गए हैं। ऐसे मतलब नॉर्मल हमारा जो फॉर्मूला है कॉज अल्फा बाई 2, लेकिन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स जब आते हैं उसको रिड्यूस करना होता है, तो कॉज ऑफ एन अल्फा बाई 2 हो जाए।